हेलो, वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। भाई कैसे हैं आप सभी? आप सब बहुत बढ़िया होंगे और सभी अपनी तैयारी में भाई जुटे हुए हैं। एग्जाम स्टार्ट होने जा रहे हैं। राजऋषि भर्तृ मत्स्य विश्वविद्यालय के एग्जाम जो बीएससी प्रथम सेमेस्टर के एग्जाम 21 तारीख से प्रारंभ होने जा रहे हैं और सभी स्टूडेंट्स पूरे जोश के साथ तैयारी में जुटे हुए हैं। देखिए, एग्जाम पैटर्न जो केमिस्ट्री का पेपर होने जा रहा है आपका 23 तारीख को होगा और कहते हैं भाई बूंद बूंद से ही घड़ा भरेगा। बूंद बूंद से कैसे बढ़ता है, कैसे घड़ा भरेगा बूंद बूंद से, इस बात को आप ये समझ लें कि आपके जो ऑप्शनल पेपर होंगे, फिजिक्स का केमिस्ट्री का जो ऑप्शनल पेपर होंगे, उसमें हमें कितने क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस करने होंगे। 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में आएंगे। आपको पेपर पैटर्न पता होना चाहिए। पेपर हमारा केमिस्ट्री का होगा 80 मार्क्स का, 80 नंबर का पेपर होगा, जिसमें से 40 नंबर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको दिला सकते हैं। मतलब 50% वेटेज है भाई इनका। इतना बड़ा वेटेज है, 50% वेटेज हमारा एमसीक्यू क्वेश्चंस का है, मल्टीपल चॉइस, जो कि हमें देखते टिक मार्क करने हैं। यदि आप ये भी सारे सही कर जाते हैं, 40 नंबर के 50 क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में मल्टीपल चॉइस, जिसमें से प्रत्येक क्वेश्चन 0.8 मार्क्स का है, आपको पता होगा इस बात का। और 40 नंबर के हैं ये क्वेश्चंस। 40 में से मैं नहीं कहता, हो सकता है 2-4 गलत भी हो जाए, 35 तो आप ला ही सकते हो। अभी हमारे पास 7 दिन है, 7 दिन है अभी हमारे पास, और 7 दिन में इसमें हम क्या कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को बढ़िया ढंग से हम कर सकते हैं। बढ़िया ढंग से करने के लिए हमें क्या करना होगा, इन क्वेश्चंस को करना होगा। यदि हम इन क्वेश्चंस को भी सही कर जाते हैं तो मैं समझता हूं 40 नंबर आपके पक्के हो गए। बाकी 10-20 नंबर तो आप और क्वेश्चंस में ले ही आएंगे। 40 में से अगर 35 भी आप ले आते हैं, 15 नंबर और भी आपके पूरे पेपर में आ जाते हैं, तो 50-60 नंबर आपके केमिस्ट्री में कहीं नहीं गए। चाहे आप 5 दिन इनको पढ़ लें, एमसी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को, मैं समझता हूं आपकी पूरी साल की मेहनत कामयाब हो जाएगी। चलिए, आज जो मैं बात कर रहा हूं एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में बात कर रहा हूं इस सीरीज में। अब ये 7 दिन ये सीरीज चलेगी, जो कि एमसी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको लगातार देखने को मिलेंगे प्रत्येक यूनिट में से। अब बात मैं कर रहा हूं एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। यूनिट फर्स्ट है आपकी। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है इसका, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज गिवन बाई, प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश का सूत्र क्या है। और आपने पढ़ा होगा, पहला पॉइंट आपके सिलेबस में प्रभावी नाभिकीय आवेश ही लिखा गया है। और ये क्या होता है, जेड माइनस सिग्मा। जेड इफेक्टिव क्या होता है, जेड माइनस सिग्मा। ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा, जेड इफेक्टिव जो है जेड माइनस सिग्मा है। तो जेड माइनस सिग्मा आपका आंसर आ जाएगा। नहीं पता तो आप देख लें, नोट भी करते जाएं, सुनते भी जाएं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सिल्डिंग स्क्रीनिंग प्रभाव किसके कारण होता है। इफेक्ट, सिल्डिंग इफेक्ट इज कॉज्ड ड्यू टू, सिल्डिंग इफेक्ट किसके कारण होता है, आपको पता है, इनर सेल इलेक्ट्रॉन। इनर सेल इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। आंतरिक कक्षक इलेक्ट्रॉन, सिर्फ ये हमारा नाभिक है, और ये जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये जो इनर इलेक्ट्रॉन है, ये वाले, ये क्या सिल्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, इनके कारण सिल्डिंग इफेक्ट होता है। चलिए फास्ट करेंगे थोड़ा। सिल्डिंग प्रभाव का सही क्रम क्या है, सिल्डिंग सबसे ज्यादा किसकी होती है, सबसे ज्यादा आपको पता है एस कक्षकों की, फिर पी, फिर डी और एफ। आंसर क्या हो जाएगा, एस पी डी एफ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं इसमें से आपको देखने को मिलेंगे। और जब आप 40 में से 35-38 क्वेश्चन सही कर आएंगे, तब आपको इनकी इंपॉर्टेंस पता चलेगा कि मल्टीपल चॉइस हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। सिलेक्टर नियम का उपयोग किसके लिए किया जाता है, सिलेक्टर रूल्स आर यूज्ड टू कैलकुलेट, किसके लिए किया जाता है, अभी हमने देखा प्रभावी नाभ की आवेश, आपके प्रभावी नाभ के आवेश को ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर, एक आवर्त में प्रभावी नाभ की आवेश अक्रॉस ए पीरियड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भाई क्या होगा बताओ। आवर्त में बाएं से दाएं की ओर चलते हैं, आवर्त में बाएं से दाएं की ओर चलते हैं,
तो आवेश क्या होता है, प्रभावी आवेश, आकार छोटा होता जाता है। आवर्त पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं चल सकते हैं, ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर आ सकते हैं। यदि बाएं से दाएं चलते हैं, लेफ्ट टू राइट चलते हैं, साइज क्या होता है आपको पता है, साइज डिक्रीज होगा। और क्या होगा, इफेक्टिव चार्ज जेड इफेक्टिव क्या होगा, इंक्रीज होगा। आवेश क्या होगा, प्रभावी नाभ की आवेश इंक्रीज होगा, आकार छोटा होता जाएगा। तो ये भी आप समझ लें। चलिए भाई अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वांडरवाल रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन, वांडरवाल त्रिज्या किसके बीच की दूरी है, बता सकता है कि कोई बच्चा किसके बीच की दूरी है, दो नॉन बॉन्डेड एटम्स के बीच की दूरी होती है, जो अबंधित परमाणु है उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी क्या होती है, वांडरवाल त्रिज्या होती है। तो भाई इसे भी नोट कर लें। धनायन की त्रिज्या, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, धनायन की त्रिज्या परमाणु की तुलना में, धनायन क्या होता है भाई, छोटा होता है, बड़ा होता है, समान होता है। सर ये छोटा होता है, कैसी बात करते हो, धनायन हम 11th क्लास से पढ़ते आए हैं कि धनायन की त्रिज्या परमाणु की तुलना में क्या रहती है, कम रहती है। तो ये भी आपने पढ़ लिया। चलिए अगले, ऋणायन की त्रिज्या परमाणु की तुलना में, ऋणायन क्या होता है भाई, बड़ा होता है, लार्जर होता है। ऋणायन क्या होता है, बड़ा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की, सहसंयोजक त्रिज्या की परिभाषा है, सहसंयोजक त्रिज्या की क्या परिभाषा है, हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, आदि नाभ की दूरी। सहसंयोजक त्रिज्या क्या होती है, हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, आधी रहती है। तो ये आपने पढ़ रखा है छोटी क्लास में भी, तो ये आधी रहती है, हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। आयनन एंथैल्पी है, आयनन आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयनन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का हटना, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आउटर सेल से, वैलेंस सेल से एक इलेक्ट्रॉन हट जाए, कौन सा है, एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस एटम, गैसीय इलेक्ट्रॉन का हटना। ये हमारा आंसर सही हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन हट जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। चलिए कौन सी धातु जो मिट्टी के तेल में रखी जाती है, भाई कौन सी धातु है, 11th क्लास से प्रैक्टिकल करते आ रहे हैं, केमिस्ट्री में करे होंगे आपने, सर सोडियम को रखते थे और हम पानी में भी डाल देते थे, इससे आग लग जाती थी। ये कहते आग लग जाती है पानी में डालने से, सर मना करते भाई इसके पास मत जाना। तो वो क्या था, सोडियम ही था, तो सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है। चलिए अमोनिया में क्षार धातुओं के विलयन का गहरा रंग किसके कारण होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विलायकीकृत अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन, सॉल्वेटेड अमोनिनेटेड इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, किसके कारण होता है, अमोनिनेटेड इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। तो नोट कर लें इस क्वेश्चन को भी, इसके कारण होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। क्षार धातुओं की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, लो आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों होती है, बता सकता है कोई, क्षार धातु एल्कली मेटल्स की आयोनाइज, मैंने अभी कहा था कि एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलते हैं, साइज क्या होता है सर, साइज डिक्रीज होता है। तो यहाँ पर क्षार धातु है, एल्कली है, तो इनका साइज तो सबसे बड़ा हो गया, इनका साइज, इलेक्ट्रॉन को हटाना, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बड़े से तो जल्दी हटेगा, तो क्या हो जाएगा, हाई स्मॉल साइज लार्ज एटॉमिक साइज, क्या आंसर हो जाएगा, लार्ज एटॉमिक साइज हो जाएगा, इनका बड़ा आकार होता है। चलिए आवर्त में आयनन एंथैल्पी बढ़ती है क्यों, आयनन एंथैल्पी क्यों बढ़ती है, प्रभावी नाभ की आवेश बढ़ता है, इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव क्या होता है भाई, बढ़ता जाता है। फास्ट करेंगे क्वेश्चंस को, और जितनी आप, अभी हमारे पास 5-7 दिन हैं, एक वीक का टाइम है, यदि आप लगातार इनको रिवाइज करते रहेंगे 40 में से 40 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे केमिस्ट्री में, फिर कहीं आपको इधर उधर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी है, एनर्जी चेंज ऑन एडिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जोड़ने में, इलेक्ट्रॉन गेन, गेन का मतलब जुड़ना ही होता है, ग्रहण करना होता है, तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर परिवर्तन। कौन सा क्षार धातु सबसे स्थायी नाइट्राइड बनाता है, लिथियम, कौन सा बनाता है, लिथियम बनाता है इस स्थायी नाइट्राइड। चलिए निष्क्रिय गैसों की हैव इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी धनात्मक होती है, नोबल गैसेज है पॉजिटिव ईजीई क्या, इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी, नोबल गैसेज के बारे में आपको पता है, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वाले होते हैं।
क्या होते हैं, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, सीधी सी बात है, स्थिर विन्यास होता है इनका। चलिए, विद्युत ऋणात्मकता की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी टू, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो ये क्या हो गया, अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, अट्रैक्ट शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर। बिल्कुल ठीक है सर। चलिए, पॉलिंग स्केल आधारित है, भाई ये क्वेश्चन इस तरह से बनाए गए हैं, आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा है, और सारे क्वेश्चन इसके अलावा और कोई क्वेश्चन बन नहीं पा रहे हैं, इसलिए यहां से आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। चलिए, पॉलिंग स्केल आधारित है, बंधन ऊर्जा पर, किस पर है, बॉन्ड एनर्जी पर, बॉन्ड एनर्जी पर आधारित है, तो इसको नोट कर लें, बॉन्ड एनर्जी पर आधारित है। मूलिकन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, मूलिकन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता, क्या कहते हैं, विद्युत ऋणता, विद्युत ऋणता है भाई ये, विद्युत साफ लिख देते हैं, विद्युत ऋणता, ये हो गया। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपॉन 2, क्या हो गया, आयनन ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी, आई क्या होता है, आई प्लस ए अपॉन 2 होता है मूलिकन, ये आंसर होता है इसका। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है, और आयनन ऊर्जा, आयोनाइजेशन एनर्जी। ऑलरेड रोसो स्केल निर्भर करता है, ऑलरेड रोसो किस पर निर्भर करता है, बता सकते हैं कि भाई, कोई बता सकता है कि ये किस पर निर्भर करता है, जेड इफेक्टिव एंड कोवलेंट रेडियस पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, जेड इफेक्टिव एंड कोवलेंट रेसो, सहसंयोजक त्रिज्या, क्या कहते हैं हिंदी में, सहसंयोजक त्रिज्या पर निर्भर करता है। चलिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज विद बॉन्ड ऑर्डर बिकॉज, बंध क्रम बढ़ने पर विद्युत ऋणता बढ़ती है, बंध क्रम बढ़ता है तो सर बॉन्ड लेंथ क्या होती है, घटती है। आपको पता होना चाहिए कि बंध क्रम बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है, घटती है, बंध क्रम बढ़ता है तो बंध लंबाई क्या होती है, घटती जाती है, तो इसको नोट कर लें, बंध लंबाई घटती है। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइब्रिडाइजेशन एज, सबसे अधिक हाइब्रिड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणता किस हाइब्रिडाइजेशन की है सर, एसपी की, किसकी है, एसपी, क्या ऑर्डर रहता है इनका, एसपी की, इससे ज्यादा कम sp2, उससे कम sp3, ये भी हमारे सिलेबस में है फर्स्ट यूनिट में। चलिए, क्षारीय मृदा धातुओं की और सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है सर, +2 होती है, ये हमने याद कर रखा है। कार्बनिक अभिक्रिया में अपचायक रूप में किस हाइड्राइड का, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, खूब पढ़ा है आपने, क्या है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का उपयोग किया जाता है अपचायक के रूप में, रिड्यूसिंग एजेंट, अपचायक क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। चलिए, कौन सी क्षारीय मृदा धातु ज्वाला को रंग नहीं देती, विच एल्कलाइन अर्थ मेटल डज नॉट इम्पार्ट फ्लेम कलर, कौन सी फ्लेम को कलर नहीं देती, कैल्शियम देती है, स्ट्रोंसियम देता है, बेरियम देता है, ये बीएससी फिफ्थ ग्रुप होता है, बीएससी, बेरियम स्ट्रोंसियम कैल्शियम। बेरियम कैसा रंग देता है, हरा देता है, स्ट्रोंसियम चमकीला लाल, ये ब्रिक रेड देता है, ये देता है ईंट जैसा लाल, ईंट जैसा, ईंट देखिए ब्रिक, ईंट जैसा लाल देता है, ये चमकीला लाल देता है, ये चमकीला लाल देगा, और ये हरा एप्पल ग्रीन, इसको कहते हैं एप्पल ग्रीन कलर देता है ज्वाला को। मैग्नीशियम नहीं देता, हमारा उत्तर हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा ए, मैग्नीशियम नहीं देता भाई। चलिए, डायगोनल रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन, विकर्ण संबंध पाया जाता है, लिथियम मैग्नीशियम में बिल्कुल पाया जाता है, बेरिलियम एल्युमिनियम में बिल्कुल होता है, बोरोन सिलिकॉन सब में होता है, ऑल ऑफ दीज क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, सभी में होता है, नोट कर लें इसको भी। अगला, सर्वाधिक कैटेनेशन, कैटेनेशन श्रृंखलीकरण क्या कहलाता है, हिंदी में लिख लेना, इसको कहते हैं श्रृंखलीकरण,
श्रृंखलीकरण का गुण किसमें होता है? आपने पढ़ रखा है, हर बच्चा जानता है, कार्बन में सर्वाधिक श्रृंखलीकरण का गुण होता है। कार्बन तो बहुत लंबी लंबी चेन बना सकता है भाई, पढ़ रखा है सभी ने, सभी बच्चों ने, तो इसलिए लगातार आप इसको देखते रहें और नंबर अपने बढ़ाते रहें। पी ब्लॉक में परिवर्ती अवस्थाकरण, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इन पी ब्लॉक ड्यू टू एस और पी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें। पी ब्लॉक में क्या आते हैं? एस और पी इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसलिए क्या होता है? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं? क्योंकि इसमें एस और पी इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, नोट कर लें इसे भी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्षार धातुएं कौन सी होती है? एल्कली मेटल्स बिलोंग टू ग्रुप 1 2 3 13 17। कौन बच्चा नहीं जानता भाई? जो बच्चा नहीं जानता अपने एक थप्पड़ जरूर लगा लेना भाई। कौन सा है? ग्रुप मेटल, ग्रुप 1, एक थप्पड़ जरूर लगा लेना अपना, जो बच्चा नहीं जानता इसको। क्षार धातुएं क्या है? ग्रुप 1 से पर डिपेंड करती हैं, ग्रुप 1 की होती हैं क्षार धातुएं। कर लिया? चलिए, क्षारीय मृदा धातुएं एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप 2 होती हैं सर, ये पढ़ते आ रहे हैं हम, 11वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ग्रुप 2 की होती हैं। चलिए, क्षार धातुएं अधिक अभिक्रियाशील हैं क्योंकि एल्कली मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव, बिकॉज हाईली रिएक्टिव हैं, क्यों है? इनकी लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है। इनकी साइज क्या होता है? इनका बड़ा होता है, साइज इनका क्या है? बड़ा है, लार्ज साइज है। एल्कली मेटल्स का साइज बड़ा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी इनकी क्या रहती है? कम होती है, इलेक्ट्रॉन तुरंत बाहर निकल जाता है, इसलिए ज्यादा क्रियाशील है, इसलिए ज्यादा क्रियाशील है। क्षार धातुओं के हाइड्राइड, क्षार धातुओं के हाइड्राइड कैसे नेचर के होते हैं? आयनिक होते हैं सर, आयनिक। हाइड्राइड ऑफ एल्कली मेटल्स आर आयनिक। क्षारीय मृदा धातुओं के हाइड्राइड ऑफ एल्केलाइन अर्थ मेटल, ये भी क्या रहते हैं? आयनिक रहते हैं क्या? बिल्कुल सर, ये भी आयनिक रहते हैं। ये भी क्या रहते हैं? आयनिक रहते हैं, ये भी आयनिक नेचर के रहते हैं। चलिए, सबसे अधिक जलयोजन ऊर्जा लिथियम, सबसे अधिक जलयोजन ऊर्जा किसकी रहती है? लिथियम की रहती है। साइज छोटा है लेकिन जैसे जैसे ये वाटर में जाएगा, जैसे पानी में जाएगा, इसके वाटर मॉलिक्यूल इसके चारों तरफ जुड़ जाएंगे, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है? हाईएस्ट होती है। मैग्नीशियम आयन आवश्यक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लोरोफिल के लिए, याद करके चले जाना, नंबर दिलाएगा ये क्वेश्चन आपको। नंबर आपके जैसे जैसे आप इनको कर रहे हो नंबर बढ़ते जा रहे हैं, आपके ग्राफ बढ़ रहा है नंबर का। मैग्नीशियम आयन आवश्यक है क्लोरोफिल के लिए। चलिए, कैल्शियम आयन महत्वपूर्ण है रेस्पिरेशन, ब्लड कोटिंग, फोटोसिंथेसिस, डाइजेशन। ब्लड कोटिंग, देखिए कैल्शियम हड्डियों के लिए भी आवश्यक है, मजबूती के लिए, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, सुनते आ रहे हो, दूध पीना चाहिए, दूध में कैल्शियम होता है, हड्डियों की मजबूती बढ़ाता है और ब्लड कोटिंग भी करता है ना? तो ब्लड कोटिंग के लिए एल्किल समूह होता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एल्किल समूह एल्केन से मिलता है भाई, एल्केन है RH, ये एल्केन है, एल्केन है, इससे माइनस H कर दें, माइनस क्या कर दें? अरे माइनस H कर दो तो R बन जाएगा, क्या बन जाएगा? एल्किल बन जाता है, एल्केन से बनता है। एरिल, एरिल सर बेन, एल्केन एल्किन एल्किन एल, बेंजीन से, किससे? बेंजीन से। ये आपके ARH बेंजीन है ये, और इसमें से माइनस H कर दें तो AR बन गया, ये क्या बन गया? एरिल, ये एरिल, ये क्या है? बेंजीन, ये बेंजीन होता है। चलिए, एल्किल समूह का उदाहरण है भाई, एल्किल ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये मैथिल समूह क्या कहलाता है? मिथाइल, मैथिल समूह कहलाता है। क्या कहलाता है? मैथिल समूह कहलाता है। बहुत फास्ट चल रहा है भाई काम क्वेश्चंस का। एरिल समूह है, ये नहीं है, ये नहीं है, अभी तो पढ़ा है C6H5, एरिल होता है। C6H5 क्या होता है? एरिल, हिंदी में ऐसे लिखते हैं एरिल। समूह में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी घटती, विद्युत ऋणता, इसको क्या कहते हैं? विद्युत ऋणता।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणता कहलाती है। क्यों घटती है भाई बताना। साइज इंक्रीज होता है, सिल्डिंग इंक्रीज होती है, न्यूक्लियर पुल डिक्रीज होता है, ऑल ऑफ दीज, ऑल आएगा। साइज भी बढ़ता है, सिल्डिंग भी इंक्रीज होती है और न्यूक्लियर फोर्स डिक्रीज होता है, न्यूक्लियर पुल डिक्रीज होता है। ऑल ऑफ दीज क्या लिखेंगे, ऑल ऑफ दीज। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक यौगिक है, सब जानते हैं, जो नहीं जानता एक और थप्पड़ लगा ले अपने। फ्लोरीन, फ्लोरीन की क्या होती है, सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता होती है। कितनी होती है भाई इसकी, 4 होती है, 4 होती है इसकी विद्युत ऋणता। चलिए विकर्ण संबंध का कारण है, विकर्ण संबंध का कारण है डायगोनल रिलेशनशिप एग्जिस्ट ड्यू टू सेम ग्रुप, नो सेम पीरियड, सेम मास, ये सेम सिमिलर साइज एंड चार्ज डेंसिटी, ये इसका कारण है। चलिए पी ब्लॉक कैटेनेशन, क्योंकि पी ब्लॉक सो कैटेनेशन कॉज, क्यों पी ब्लॉक में श्रृंखलीकरण, कैटेनेशन क्या है, कैटेनेशन का मतलब क्या है, श्रृंखलीकरण। इसको लिख लो, हिंदी में भी लिख लो, श्रृंखलीकरण, श्रृंखलीकरण होता है इसका मतलब। इसका मतलब क्या है, श्रृंखलीकरण क्या है, हाई बॉन्ड एनर्जी होती है इनकी, क्या होती है, हाई बॉन्ड एनर्जी रहती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्षारीय मृदा धातुओं की आयनन ऊर्जा, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल इज, बताना भाई, लेस देन एल्कली, मोर देन एल्कली, सेम, जीरो, ये तो होंगे नहीं। क्षारीय साइज अभी कितनी बार बता दिए, साइज छोटा होता है तो क्या होगी, मोर देन एल्कली, क्षार धातुओं से अधिक होती है, क्या होती है, क्षार धातुओं, क्षार धातुओं से अधिक होती है भैया मेरे, क्षार धातुओं से अधिक होती है, क्षार धातुओं से अधिक होती है। संकरण निम्न संकरण अनुसार विद्युत ऋणता, अभी तो बताया था ये, sp sp2 sp3, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, sp sp2 sp3, यही अभी बताया था। चलिए एस ब्लॉक धातु की संकुल बनाने की प्रवृत्ति, टेंडेंसी ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स इज, बहुत अधिक होती है, मध्यम कम होती है, अधिकतम होती है। एस ब्लॉक की बताना कम होती है सर, एस ब्लॉक संकुल बहुत ही कम बनाते हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट, एस ब्लॉक के एलिमेंट संकुल बहुत कम बनाते हैं, तो इसको भी नोट कर ले। अगला क्वेश्चन, चलिए फास्ट चल रहे हैं हम बहुत ज्यादा। तंत्रिका आवेग संचरण में, अरे कहां जा रहा है भाई, इधर आ जा। तंत्रिका आवेग संचरण में कौन सा आयन महत्वपूर्ण है, which ion play an important role in nerve impulse transmission, नर्व का ट्रांसमिशन करने में, नर्व इंपल्स का ट्रांसमिशन करने में आवेग का, तंत्रिका आवेग के संचरण का कौन सा आयन जिम्मेदार होता है, पता है क्या आपको भाई किसी को, कौन सा जिम्मेदार होता है, Na+, सोडियम, सोडियम होता है। चलिए हड्डियों का भी आ रहा था, वही हड्डी वाली बात आ रही थी कि दूध की बात आ रही थी कि दूध हमें ज्यादा पीना चाहिए, हड्डियां मजबूत होती हैं, किसके कारण होती है, हड्डियों के निर्माण के लिए कौन सा ऐसे ब्लॉक तत्व आवश्यक है, कैल्शियम, क्या है, आंसर भी लिख रहा है, लो आंसर भी आ गया, पहली आ गया लिखा। एक क्वेश्चन और, किस क्षार धातु का कार्बोनेट सबसे कम स्थायी होता है, किस क्षार धातु का कार्बोनेट सबसे कम स्थायी होता है, लिथियम कार्बोनेट, क्या हो जाएगा, लिथियम कार्बोनेट, लिथियम कार्बोनेट। तो भाई ये क्वेश्चन जरूर करके चले जाना, फास्ट रिवीजन कर लेना इनका, कोई लंबी वीडियो नहीं है, और इसी तरह से ये क्वेश्चन सीरीज आपको लगातार 4-5 दिन मिलेगी। इस सीरीज से आपको 40 नंबर आप पक्के करेंगे अपने केमिस्ट्री के पेपर में। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, लगातार इनको देखते रहें और नंबरों को अपने इंक्रीज करते रहें। थैंक यू।